हेलो दोस्तों, संधू वैल्यू इन्वेस्टिंग के पॉडकास्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि करंट मार्केट सिनेरियो में जहां मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, वर्ल्ड में बहुत सारे क्राइसिस हैं, यूक्रेन रसिया का वार है, इस समय कैसे सरवाइव किया जाए, मार्केट के अप एंड डाउन से को कैसे सहा जाए और इससे भयभीत ना होते हुए और मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ये पॉडकास्ट आज उसी के ऊपर रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में ठीक नहीं है। यूक्रेन रसिया में वार चल रहा है। इवन चाइना में भी अभी सिचुएशंस अच्छे नहीं हैं। चाइना में कोविड दोबारा फैलने लग गया है। यूरोप और यूएस दोनों में ही रिसेशन जैसे हालत बने हुए हैं और यूरोप तो लगभग रिसेशन में ही है। तो इस सब सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, और ऐसे में हमारा इंडियन मार्केट करंटली अभी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि इंडिया में कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में वो कंपनियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं जिनका कि मेनली मार्केट इंडिया ही था। तो इसमें एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां और भी बहुत सारी सेक्टर की कंपनियां हैं जो कि जिनका कि कंज्यूमर बेस इंडिया है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और ख़ासकर ये एफएमसीजी हुआ, आईटी सेक्टर हुआ, फार्मा सेक्टर हुआ, ये डिफेंसिव सेक्टर्स में आते हैं। तो ये सेक्टर्स उस समय भी सर्वाइव कर पाते हैं जब रिसेशंस का दौर हो या मार्केट्स बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम मार्केट में ऐसे बुरे समय में कैसे टिक सकते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे बुरे समय में मार्केट से टिकने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है एसआईपी। अगर आप एसआईपी के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मार्केट्स के अप एंड डाउन्स में सर्वाइव कर सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि हमें नहीं पता है कि मार्केट कब बढ़ेगा कब गिरेगा, और हमें ही नहीं, किसी को भी नहीं पता होता है कि मार्केट कब बढ़ेगा कब गिरेगा। क्योंकि अगर ऐसा अगर किसी को पता होता तो उसे फिर दुनिया में और कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस वो एक ही काम करता, जब मार्केट गिरता तब खरीदता और जब मार्केट बढ़ता तब बेच देता, और ऐसा कर करके वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम मार्केट्स में ना तो बहुत ही लोअर पे ख़रीद सकते हैं और ना ही बहुत ही अपर पे बेच सकते हैं। हमको हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसा रखना है कि हम मार्केट में एवरेज प्राइस पर हमेशा ख़रीदें और एवरेज प्राइस से ऊपर बेचें। वो भी हम तब पॉसिबल होगा जब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में बेचेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एसआईपी। तो आज हम एग्जांपल लेते हैं कि एसआईपी तो करना है, लेकिन एसआईपी करना कैसे है। क्योंकि एसआईपी आप सिंपली एसआईपी करोगे तो उससे शायद आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स ना बने, लेकिन हम आपको आज तरीका बताएंगे एसआईपी करने का। तो उदाहरण के लिए, अगर आप एसआईपी करते हो 25,000 रुपये की, ये किसी के लिए बहुत कम अमाउंट हो सकता है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट हो सकता है, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के लिए इसको कंसिडर किया है। 25,000 रुपये की एसआईपी, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच 500 रुपये है तो आप 500 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आपका अप्रोच 10,000 है तो 10,000 कीजिए, और अगर आपका अप्रोच 1 लाख 1 करोड़ जो भी है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ ये है एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए। आप अगर मार्केट में 25,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो मंथली, और आप ऐसा अगर आने वाले 15 साल तक करते हो, आप और ज़्यादा समय तक भी कर सकते हो और बहुत कम समय तक भी कर सकते हो, जैसा आपके गोल हो। सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए हमने 15 साल पकड़े हैं, मतलब लगभग 180 महीने। अगर आप 180 महीनों के लिए 15 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको एवरेज रिटर्न प्राप्त होता है, जो रिटर्न की हमको निफ्टी 50 ने दिए हैं, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसने दिए हैं, तो निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न 12% के आसपास होता है। और हम भी एक्सपेक्ट यही करते हैं मार्केट से कि हमें 12% एवरेज रिटर्न मिलते रहें। अगर आपको एग्जैक्ट निफ्टी 50 के रिटर्न्स चाहिए तो आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में, निफ्टी 20 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा करने के साथ साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट का दौर कंटिन्यू रखते हैं तो दोस्तों, आप लगभग कुछ 15 साल बाद 1,26,14,400 रुपये के मालिक बनेंगे। अगर एग्जैक्ट इसी मामले में होता है, वैसा ऐसा होगा नहीं, कभी मार्केट में अप आएंगे डाउन्स आएंगे, तो ये अमाउंट्स एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, लेकिन आप अपना
जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो स्टार्टिंग की 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उसको एनुअली हर साल 10% से बढ़ा देते हो। क्योंकि ऑन एवरेज अगर आप जॉब करते हो या किसी और भी प्रोफेशन में हो तो आपको एनुअल 10% की ग्रोथ तो आराम से अचीव कर सकते हो, क्योंकि 10 से ज़्यादा तो आपका इंडेक्स ही बढ़ रहा है ना। मार्केट में निफ्टी 50 ही अगर 12% से रिटर्न दे रहा है तो आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस करियर पाथ पे हो, उस करियर पाथ में आपको एवरेज 10% का ग्रोथ तो मिलेगा ही, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अगर आप 10% से अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा देते हो तो आपको पता है 15 साल बाद लगभग 1,87,73,202 रुपये मिलेंगे। ये पैसा भी प्लस माइनस हो सकता है मार्केट के फ्लक्चुएशंस के साथ, लेकिन हमने जाना कि अगर आप एनुअली नहीं बढ़ाते हो और आपका अमाउंट 15 साल तक फिक्स रखते हो 25,000 तक, तो आपको 1,26,00,000 जहाँ पे मिल रहे थे, वहीं अगर आप अमाउंट पर 10% बढ़ा जाते हो तो आपका जो रिटर्न है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाता है और आपको 1,87,00,000 रुपये मिलते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी SIP को कंटिन्यू कीजिए और उसको सिस्टमेटिकली इंक्रीज़ भी करते रहिए एनुअली। और अगर आप उससे पहले भी, एनुअल से पहले भी अगर आप अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो तो करते रहिए। बीच बीच में जैसे आपके पास एक्स्ट्रा मनी कुछ भी है जो आपको नहीं चाहिए नियर फ्यूचर में, वो भी आप SIP में डाल सकते हो। SIP को और टॉपअप कर सकते हो जिससे कि आपके रिटर्न्स और भी अच्छे हों। आप जितना SIP को बढ़ाओगे समय के साथ साथ, उतना आपके पास चांस है कि आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको और आप वो सब पा सको जो आप चाहते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार आप SIP में इन्वेस्ट करके आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, ना तो हमारे हाथ में रिटर्न्स हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम 12-13% तक जा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप रिटर्न चाह में किसी अरे गहरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, आपके जो पोर्टफोलियो अमाउंट का है उसका 1-2%, 3% आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम पोर्शन आपको सेफ इन्वेस्टमेंट्स में ही इन्वेस्ट करना है। और आपकी जितना आपको ग्रोथ मिलती है अपने करियर में, उस हिसाब से आप अपनी SIP को एनुअली इंक्रीज कीजिए, तो आपके लिए बेटर रिटर्न्स फ्यूचर में मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड ना हो, किसी एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें इन 15 साल में कब पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपका कुछ पैसा हमेशा इक्विटी के साथ साथ डेप्ट में भी इन्वेस्ट होना चाहिए, कुछ पैसा गोल्ड में भी इन्वेस्ट होना चाहिए, कुछ पैसा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार आपके पास कुछ पैसा ऐसा भी होना चाहिए, आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड्स भी होने चाहिए, जो कि आपकी कुछ इमरजेंसी आ गई तो उस समय आपको अपनी SIP ब्रेक ना करना पड़े, इन्वेस्टमेंट ब्रेक ना करना पड़े, आप वहाँ से वो फंड्स से अपना काम चला सको। इस प्रकार आपको पूरे अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। मेडिकल इंश्योरेंस लेना है ताकि किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से निपटा जा सके, और टर्म इंश्योरेंस भी लेना है ताकि आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं वो भी अगर आप कुछ हो जाए तो उस केस में आप उनको कुछ फंड मिल सकें उनका जीवन यापन करने के लिए। बट मैक्सिमम कोशिश हमको ये करनी है कि हमको मार्केट में SIP मोड में इन्वेस्ट करना है और मार्केट के अप एंड डाउन्स में सर्वाइव करना है। तो थैंक यू दोस्तों। हाँ, खासकर एक और इम्पोर्टेंट बात मेरे को याद आ गई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप ETFs में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप बहुत अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, टेक्निकल एनालिसिस करते हो, आपको मार्केट की पूरी समझ है और आप में पैशंस है, तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और वहाँ से आप बहुत अच्छे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ऐसा मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास साथ नहीं होता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन को फंडामेंटल एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आता है, या फिर उनके पास इतना समय ही नहीं होता है कि वो फंडामेंटल एनालिसिस कर सके, टेक्निकल एनालिसिस कर सके किसी स्टॉक्स की या बहुत सारे स्टॉक्स की, क्योंकि मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं। इतनी सारी कंपनियों में आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। तो आप इस सबसे ओवरकम करने के लिए आप सिंपली इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे निफ्टी 50 में आपको इन्वेस्ट करना है तो उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, तो उसके लिए आप निफ्टी का ETF ले लीजिए, निफ्टी 20।
ऐसे अगर आपको गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो कि अच्छा डिविडेंड देती है, तो ऐसे CPX इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आप। CPSC ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो बैंक ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन अगर आपको US की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो आप US के जो ETFs हैं, स्टॉक्स के ETFs हैं, MON 100 है, MON Q50 है, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो। उसके ज़रिए आप डायरेक्ट US मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वो हम किसी और दिन किसी अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे मैं कुछ ETFs आपको बताता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, जिसके ज़रिए कि आप ETF के ज़रिए मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और मार्केट के अप एंड डाउन्स को ओवरकम कर सकते हो SIP मोड में। तो निफ्टी में निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए निफ्टी 20 है, जिसमें कि मैं भी इन्वेस्ट करता हूं। और ये जो ETFs मैं बता रहा हूं इन सब में मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ पढ़कर सुना रहा हूं या जानकारी लेके बता रहा हूं। तो ये सब इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज मैं भी फॉलो करता हूं। तो अगर आप कुछ फंड लिक्विड में रखना चाहते हो जो कि आप जब मर्जी निकाल सको मार्केट से, और या फिर अपॉर्चुनिटी बेसिस पे कुछ इन्वेस्ट कर सको, तो आप लिक्विड बीस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड बीस है, जिससे कि आपको वह रिटर्न मिल सकेंगे जो कि गोल्ड से मिलते हैं। और निफ्टी की जूनियर इंडेक्स जो है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जूनियर 20 ETF है। बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक 20 ETF है। तो दोस्तों इस प्रकार आप ETF से बहुत अच्छा रिटर्न्स ले सकते हो। CPSE ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। US मार्केट के लिए आप MON 100 ETF से इन्वेस्ट कर सकते हो। ICICI का एक ETF है जिसमें टॉप 22 बेहतरीन कंपनियां हैं, तो आप उसके लिए ICICI B22 ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही गोल्ड का एक और ETF है HDFC का, HDFC गोल्ड ETF, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मोतीलाल हाउस का एक बेहतरीन ETF है MOM 100, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अगर मिड 150 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, तो जिसमें आपकी मिड कैप की 150 कंपनियां आती हैं इंडिया की बेस्ट, आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मिड 150 20 में इन्वेस्ट कर सकते हो। मराई हाउस का अगर आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो MNXT 50 इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको हांगकांग मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हैंसेंग 20 ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आप फार्मा सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो और फार्मा के स्टॉक्स की आपको ज़्यादा एनालिसिस नहीं करनी आती है और आपको नहीं पता है कि फार्मा कैसे काम करता है कैसे नहीं, तो आप बेस्ट है कि फार्मा के इंडेक्स में ETF इन्वेस्ट करो। तो उसके लिए ICICI का एक ETF है ICICI फार्मा, तो आप उसमें उसके ज़रिए कि इस ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो और फार्मा सेक्टर की ग्रोथ का आनंद ले सकते हो। अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, सिल्वर जो बहुत ही प्रीसियस मेटल है, अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो सिल्वर 20 में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी प्रकार अगर US के अदर्स जो ETF हैं US कंपनीज़ के, खासकर IT कंपनीज़ के, उनमें इन्वेस्ट करना है तो आप मफांग ETF है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। MONQ50 ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। MASPTOP 50 ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार बहुत सारे ETFs हैं जिसके ज़रिए कि आप इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करते हो, ना कि किसी एक ETF में। तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ये फिर उस इंडेक्स को मैनेज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे निफ्टी 50 को मैनेज करता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन का रोल रहता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या करती है, अगर कोई कंपनी उस 150 जो 50 कंपनीज हैं उसमें अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो NSE उसको इंडेक्स से निकाल के बाहर फेंक देती है और उसमें कोई एक अच्छी कंपनी ला के रख देती है। ठीक है, तो जैसा अपन ने देखा था कि यस बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो NSE की जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उससे उन लोगों ने बहुत पहले ही निकाल दिया था, उसके बाद उसका स्टॉक गिरा। तो आप इस प्रकार किसी कंपनी के क्रैश होने से भी बच सकते हो, क्योंकि इंडेक्स हमसे बेटर परफॉर्म करता है और इंडेक्स को मैनेज करने वाले लोग बहुत ही प्रोफेशनल्स होते हैं। तो आप इंडेक्स के ETFs के जरिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके सफलता के लिए और आपको बुरे दौर से बचाने के लिए। तो आप ETF का जरिए इन्वेस्ट कीजिए और ETF इन्वेस्टिंग का फ़ायदा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट के साथ। ये पॉडकास्ट दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए
ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके और वो भी इन्वेस्टिंग का फ़ायदा लेके अपने भविष्य को, अपने करियर को चमका सकें।